देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी देहरादून में पटेल नगर क्षेत्र में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और कैंट विधायक क्षेत्र से विधायक सविता कपूर मौजूद रहे। आपको बता दें कि साथ ही बीजेपी के पदाधिकारी और भारी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में कई जनहित के मुद्दे उठाए हैं। खासतौर पर टीबी से जुड़े रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। टीबी रोग को समाप्त करने के लिए काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का कार्यक्रम लोगों को बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जितने भी मन के एपिसोड हुए हैं उन सभी एपिसोडों में अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो अनेकों बार उत्तराखंड के जो काम हो रहे हैं या उत्तराखंड के अंदर एक सामान्य जन बड़े कामों को कर रहे हैं, उन सभी को देश दुनिया के सामने लाने का काम जो है मन की बात में किया है। इसके साथ साथ जो उन्होंने आज टीबी मुक्त भारत 2025 तक का जो संकल्प देश के सामने रखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर से धन्यवाद कि उनके हर मन के एपिसोड में ऐसी प्रेरणाएं मिलती हैं कि निश्चित रूप से जो लोग सामान्य स्थितियों में काम करते हैं उनको पूरी देश दुनिया जानती है और उसके कारण से वो अपने काम की फ्रीक्वेंसी कई गुना बढ़ा। वहीं उत्तराखंड में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ सकती है, साथ ही उन्हें पैतृक संपत्ति में लड़कों के समान बराबरी का अधिकार दिया जा सकता है। इन दोनों ही मुद्दों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर रही विशेषज्ञ समिति गंभीरता से विचार कर रही है। समिति हलाला और इद्दत पर रोक लगाने वाले सुझावों का भी अध्ययन कर रही है। कुछ दिन पहले ही समिति की अध्यक्ष और सदस्यों ने नई दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ भी समान नागरिक संहिता के लिए संवाद किया था। जन संवाद में तकरीबन उसी तरह के सुझाव समिति को प्राप्त हुए जो बाकी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हुए जन संवादों में और ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से इकट्ठा किए गए थे। इन सुझावों की संख्या करीब 2,31,000 से अधिक है, जिनका समिति के सदस्यों ने गहन अध्ययन कर महत्वपूर्ण, जरूरी और प्रासंगिक सुझावों को छांटा है। अब इन सुझावों के आधार पर समिति ने ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वह समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि हमने आम चुनाव से पहले जनता के सामने नई सरकार का गठन होते ही समान नागरिक संहिता का संकल्प रखा था और अब समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार होने वाला है, जिसके बाद यह नजीर बनकर दूसरे राज्यों के लिए भी पेश होगा। वो तो उत्तराखंड की जनता का मैंडेट है। वो इस आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी ने अपना लगभग काम पूरा कर लिया है और उनका ड्राफ्ट पूरा होते ही वो जैसे ही हमको सौंपेंगे हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड का ये मॉडल पूरे। वहीं देहरादून में श्रमदान कार्यक्रम के तहत रविवार को स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और गांधी पार्क में कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सरकार ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये अभियान संयुक्त तत्वाधान में लिया है और लगातार ये सप्ताह स्वच्छता के लिए समर्पित है। हमारा ये उद्देश्य है और संकल्प है कि सरकार जहां ऐसे अभियानों को प्रारंभ कर रही है, हमारा नगर निगम कर रहा है, अन्य संस्थाएं कर रही हैं। आज 102 निकाय स्वच्छता के अभियान को लेकर आगे आए हैं। उन्होंने अपने अपने सभी निकायों में आज इस प्रकार का अभियान प्रारंभ हुआ है। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा कि सभी लोग इस अभियान में। विशेष अभियान चल रहा था जिसका समापन था और स्वच्छता के लेके हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है
आप देखिए कि पिछले दिनों स्वच्छता पे हमारे को 17 पुरस्कार मिले हैं देश भर में, और देश भर में हमें जो पुरस्कार ये सब पहली बार मिले हैं। और हमने अपील भी की है सभी निकाय, जितने भी हमारे 102 निकाय हैं उसमें स्वच्छता का अभियान जारी रहे। ये आज समापन एक विशेष अभियान का है, लेकिन हम लोग जारी रखेंगे। सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभियान में यहाँ शामिल थे। एक बड़ा संदेश पूरे प्रदेश की जनता को उन्होंने दिया है कि हम अपने यहाँ, अपने बगल में, आसपास, पड़ोस में, सभी जगह हम सफाई अभियान, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने स्वच्छता अभियान के साथ साथ खुद जो है सफाई करी है, खुद झाड़ू लगाया है। और जब किसी प्रदेश का मुखिया सड़क पर उतरता है तो निश्चित रूप से एक संदेश देने का काम किया है कि सबकी जन सहभागिता से जो है ये जो कूड़ा है, इसकी सफाई व्यवस्था है, ये जन सहभागिता से ही जो है अपना शहर, अपना प्रदेश, अपना देश साफ हो सकता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। नगर निगम ने 1 अक्टूबर 2022 से जो है प्रत्येक वार्ड में हमने स्वच्छता अभियान चलाया है। सभी वार्डों में जाके मैं स्वयं 100 के 100 वार्डों में गया हूँ और 100 वार्डों में हमने जनता के साथ, जनता से। वहीं कालाडूंगी नगर पंचायत में स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत एसडीएम कालाडूंगी ने स्वच्छता की शपथ दिलाकर की। एसडीएम रेखा कोहली के नेतृत्व में तहसील प्रशासन, नगर पंचायत टीम और जनप्रतिनिधियों ने हनुमान मंदिर कालाडूंगी के मुख्य बाजार कालाडूंगी तक स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और एनजीओ वर्कर्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसके अंतर्गत कचरे को बोरों में भरकर उचित निस्तारण के लिए भेजा गया। के आदेशों के क्रम में महास्वच्छता अभियान जो हमारा दिनांक 12 से 18 तक पूरे एक सप्ताह का जो हमारा ये महास्वच्छता अभियान था, उसका आज हमारा फाइनल डे था, जिसमें हमारे काफ़ी एनजीओज़ थे, एनसीसी थे, हमारे व्यापार मंडल है, होटल एसोसिएशन, सभी के द्वारा एक जॉइंट अपना पार्टिसिपेशन दिया गया। इसी के क्रम में हमारे द्वारा यहाँ पे जो तहसील में 2 जोन बनाए गए थे, ग्रामीण जोन और एक शहरी जोन, जिसमें हमारे खंड विकास अधिकारी और ईओ नगर पालिका के द्वारा अपना पार्टिसिपेशन किया गया। इसके अलावा हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट सेक्टर प्रभारी हम लोगों ने बनाए थे। इनके द्वारा जो पूरी टीमों को मोटिवेट किया गया, स्वच्छता के प्रति अभियान चला गया। हमारे जो एनसीसी एनएसएस वाले जो कैडेट्स, उनके द्वारा भी यहाँ पे आज पार्टिसिपेट किया गया। पूरे हम लोगों ने 3 जगह चिन्हित करी थी। वहीं अल्मोड़ा शहर में भी विभिन्न स्थानों पर जागरूकता एवं स्वच्छता अभियान चला। इस अभियान के तहत सैकड़ों लोगों ने शिरकत की, जिसमें न्यायाधीश, जिला प्रशासन, नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भागीदारी की। इस अभियान में जिला जज कौशल किशोर शुक्ला ने स्वच्छता की शपथ दिलाई और शहर को स्वच्छ रखने की अपील की। वहीं उधम सिंह नगर के नगर पंचायत दिनेशपुर में भी अध्यक्ष सीमा सरकार के नेतृत्व में नगर पंचायत दिनेशपुर के सभी वार्डों में सफाई अभियान चलाते हुए स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाई गई। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी श्रमदान कार्यक्रम के तहत महास्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। मसूरी कचहरी परिसर में सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट शमशाद अली द्वारा सभी मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और स्वच्छता अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी के नेतृत्व में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं ने नगर के अलग अलग स्थानों में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया ने न्यूज 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से खास बातचीत की। मार्तोलिया का कहना है कि जुलाई महीने में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सामने सबसे बड़ी परीक्षा स्नातक स्तरीय परीक्षा का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। इस परीक्षा में तहसील स्तर तक सेंटर बनाने पड़ेंगे। हरिद्वार, ऋषिकेश क्षेत्र में यात्रा और कावड़ के चलते कुछ सेंटर बदले जाएंगे। वाहन चालक परीक्षा को लेकर जीएस मार्तोलिया ने ये कहा है कि इसमें कुछ टेक्निकल पेच फंस रहा है, जिसका निर्णय जल्द होगा। मार्तोलिया का साफ तौर पर कहना है कि सोशल मीडिया का सदुपयोग हो, लोग उचित बात रखें, उसकी मदद के जरिए सम्मान किया जाए, लेकिन अफवाह फैलाना अपराध है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन जीएस मार्तोलिया सर हमारे साथ हैं,
जो 2-2 साल जिसमें लगते थे डीबी कराने में और नियुक्ति देने में, वो काम 5 दिन में हो रहे हैं। मारतोलिया जी, ये तो पहले भी हो सकता था, अब एकाएक इतनी क्रांति क्यों? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब बच्चा एग्ज़ाम दे करके आया, OMR हमारे पास आ गया। हमारा पुराना जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ख़राब रहा है। हमारी ट्रेजरी से भी OMR में छेड़छाड़ हुई और शिकायत हुई कि कमीशन ने भी किया, ऐसे शिकायतें हुई। इनका मुख्य कारण ये था कि हम लेट करते थे। हम ये कह रहे जिस दिन हमारा पेपर ख़त्म हो गया, हमारे पास ओरिजिनल OMR आ गया और तुरंत हम लोगों ने, जैसे हमको प्राप्त हुआ, हम लोग उसकी स्कैनिंग कर दें और स्कैनिंग करके शाम को हम उसको स्कैनिंग करने के बाद फिर छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है। जब हम आंसर की डालते हैं, आंसर की डालने के बाद 4 से 5 दिन हम टाइम दे रहे हैं। ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। जिसको ऑब्जेक्शन करना है 1 दिन में करेगा, नहीं तो 1 महीने में नहीं करेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि 4 से 5 दिन में उसका ऑब्जेक्शन दें और 2 दिन में उसका ऑब्जेक्शन रिमूव कर दें। जब ये पूरी कार्रवाई हम तत्काल करेंगे, तुरंत कार्रवाई से करेंगे, तो एक तो जो नॉर्मल शिकायत होती है साहब कि इन्होंने बदमाशी कर दी या फिर ट्रेजरी से छेड़छाड़ की जैसे शिकायत पिछले बार हुई, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमारी कोशिश ये होगी कि हम हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें रिजल्ट निकाल के लोगों को बाहर करते, ताकि संशय किसी के दिमाग में न रहे। और देखिए, कोई चीज़ अगर आप बहुत दिन तक अपने पास रखोगे, वो सड़ेगा और वो गंदगी पैदा करेगा। इसलिए समय से, बिल्कुल टाइम से करिए और उसको जल्दी परिणाम निकालेंगे तो इसमें सबको ही आसानी होगी। इसका सर अंतिम परिणाम कब तक जारी हो जाएगा और इसके लिए क्या तैयारी है? इसकी हमारी डीवी हम लोग कर रहे हैं। डीवी करने में हमको एक दिन में हम करीब 100 डीवी करते हैं, रफली 100 के आसपास, क्योंकि कंसर्निंग विभाग के लोगों को भी हम बुलाते हैं डीवी के लिए। और 4 दिन में इनकी डीवी हो जाएगी। और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इस महीने के लास्ट तक, मतलब जून में, ये सारे जितने भी जिनकी डीवी हो रही है, जिनके फिजिकल हो रहे हैं, जून में ही ख़त्म करेंगे और इनके रिकमेंडेशन हम भेज देंगे। और हमारी कोशिश अब केवल ये है कि जो हमारा एक बड़ा पेपर है स्नातक स्तरीय, जो हमारे 9 जुलाई को होना है, जुलाई में केवल वही हमारे पास लंबित रहेगा। ये हमारा प्रयास है और इसको हम करेंगे। हमारे पास जुलाई में केवल एक ही एग्ज़ाम पेंडिंग रहेगा। बाकी जितने पुराना बैकलॉग है हम सब खत्म करेंगे। हम बिल्कुल अपने दफ्तर को क्लीन करेंगे पुराने एग्ज़ाम से, भर्तियों से, और नए सिरे से कोशिश करेंगे कि जुलाई से हम नए सिरे से नए ऊर्जा के साथ फिर काम शुरू करें। सर, स्नातक स्तरीय सबसे बड़ी परीक्षा है, इसमें चूक ग्रेड पे भी ज़्यादा है और यही वो परीक्षा है जिससे सारा भांडाफोड़ हुआ। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? और दूसरा चैलेंज, उस वक्त हरिद्वार में कांवड़, ऋषिकेश में कांवड़ का प्रभाव होगा, कुछ सेंटर्स भी आपको आगे पीछे करने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ा टास्क है। इस पर आप लोग क्या अभी से काम कर रहे हैं और क्या तैयारी है? इस पे पहले 9 तारीख जब हम लोग डेट दिया था, तब उतना कांवड़ का हम लोग को उतना ध्यान नहीं था, क्योंकि मैं पुलिस से ही हूँ, तो मुझे ध्यान आया बाद में कि इसमें शायद कांवड़ होगा। फिर हमने SSP हरिद्वार से बात किया और SSP पौड़ी से भी बात हुई हमारी, तो कांवड़ उन दिनों कांवड़ रहेगा। तो फिर मैंने DG साहब से रिक्वेस्ट किया मैंने कि साहब कांवड़ है, इसलिए क्या हम लोग इस बीच एग्ज़ाम पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। उनसे मैंने मीटिंग की थी, परसेल में गया था उनसे, तो उसमें ये तय हुआ कि हरिद्वार और ऋषिकेश ये एग्ज़ाम सेंटर नहीं होंगे। यहाँ करीब करीब 33,000 के आसपास बच्चे बैठ रहे थे इन 2 सेंटरों में। 28 के आसपास, 29 के आसपास, 28 के आसपास हरिद्वार में और थोड़ा ऋषिकेश में। वहाँ वो नहीं कर पाएंगे और सही भी नहीं हो पाएगा। वो बच्चों के लिए भी दिक्कत है, कैंडिडेट नहीं पहुँच पाएंगे, जाम लगेगा। तो उसमें बाकी जिलों में DG साहब ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए। तो हम उसकी संख्या को हरिद्वार से देहरादून शिफ्ट करेंगे, कुछ पौड़ी शिफ्ट होंगे, कुछ टेहरी शिफ्ट होंगे, कुछ चमोली शिफ्ट होंगे। पूरी व्यवस्था होगी। संबंधित सभी DM को हमारी एक दूसरी चिट्ठी चली गई है, उस पर जिला शिक्षा अधिकारी काम कर रहे हैं और हमारी ऑलमोस्ट करीब करीब डिस्ट्रिक्ट से ऑलमोस्ट करीब करीब NOC हो गई है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि 9 तारीख को एग्ज़ाम में जो थोड़ी बहुत कमियां हमारी बंद दरोगा में रही हो कहीं पे, उसको भी हम फ्लैग किया है हम लोगों ने और एक अच्छा एग्ज़ाम करेंगे। इसमें एक सबसे बड़ी कठिनाई जो सामने आती है वो ये है कि संख्या ज़्यादा होगी तो ये तहसील लेवल पर भी एग्ज़ाम होंगे हमारे। जैसे हो सकता है यहाँ पर विकास नगर जाना पड़े हम लोगों को, ऐसे ही और जिलों में भी तहसील स्तर पर जाना पड़ सकता है। संख्या, एरिया बढ़ेगा लेकिन व्यवस्थाएं वही होंगी जो हम लोग करते आए हैं। फुल प्रूफ व्यवस्था की कोशिश होगी, बायोमेट्रिक बिल्कुल होगा, जैमर बिल्कुल लगेंगे और पेपर समय से हम पहुंचाएंगे, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। और जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ हमारी मीटिंग हो गई है। सभी डिस्ट्रिक्ट करीब करीब मैंने मीटिंग कर ली है, पर्सनली फिजिकली मीटिंग कर ली है और सभी पूरे एक कोऑर्डिनेशन से मीटिंग व्यवस्था करेंगे तो अच्छी परीक्षा सफल कराने में बिल्कुल संपन्न होंगे।
उसमें सभी का सहयोग भी अपेक्षित होगा और उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। आने वाले समय में यदि हम स्नातक स्तरीय को छोड़ दें तो काम नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग करा पाने की स्थिति में इसलिए भी नहीं होंगे क्योंकि आपके पास न्यू टास्क नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आयोग क्या सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है, आप लोग एक्ट में संशोधन की मांग कर रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से यूकेएसएससी की कार्यप्रणाली बदली है, 5 दिन में परिणाम आना, रिजल्ट जारी होना, नियुक्ति मिलना, इससे लोगों का, विशेषकर युवा बेरोजगारों का विश्वास भी बढ़ा है। ऐसा नहीं कि सारे एग्ज़ाम एक्ट अमेंड होकर के वहाँ चलेंगे, ऐसा भी नहीं है। जैसे अब सचिवालय सुरक्षा की बात करें, अगर कल और वैकेंसी निकलती है तो वो हम ही करेंगे, क्योंकि वो एक्ट में अमेंडमेंट में वो पोस्ट नहीं गई है। ठीक बात है आपकी। हमारे जो मेजर बड़े जो ज़्यादा संख्या में जहाँ भर्तियाँ होती है, जैसे कनिक सहायक है, ये सब चीज़ें एक्ट में अमेंडमेंट हो गया। हमने गवर्नमेंट को चिट्ठी भेज दी, रिक्वेस्ट भेज दी हम लोगों ने कि हम अपने काम करने में हम सक्षम हैं। हमने अपनी व्यवस्थाओं को, इंटरनल व्यवस्थाओं को हमने ठीक कर लिया है और जुलाई के बाद हम सभी एग्ज़ाम कराने में सक्षम हैं, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि उस एक्ट को अमेंडमेंट करके जो हमारा मैंडेट है वो हमको वापस कर दिया जाए। सर, बीती 2 परीक्षाओं का वन दरोगा और सचिवालय रक्षक भर्ती में एक बहुत नई चीज़ ये भी दिखी कि सवालों को लेकर कोई प्रश्न नहीं था कि सवाल गलत आए, आउट ऑफ कोर्स आए या रिपीट हुए। सामान्य तौर पर पूर्व में हुई परीक्षाओं में यह भी शिकायत मिलती थी। तो इसको आप लोगों ने कैसे मॉनिटर किया या कैसे इस समस्या को दूर किया? देखिए, जिस पोस्ट के लिए आप भर्ती कराते हैं उस पोस्ट में पेपर एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो गया कि आप किस तरह के क्वेश्चन उनको देते हैं और जो आपके एक्सपर्ट हैं वो किस स्तर के हैं, एक्सपर्ट का क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे कई बार हाई कोर्ट में जब चैलेंज होता है क्वेश्चन तो एक्सपर्ट की क्वालिफिकेशन मांगते हैं वो लोग। तो अगर आप एक्सपर्ट को भी थोड़ा मॉनिटर करने की जरूरत है। मैं करीब 2 या 3 मीटिंग लगातार जब भी हमारे एक्सपर्ट्स इस काम को आते हैं तो उनसे बात जरूर करता हूं कि कोई इस तरह के क्वेश्चन, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जिसके आंसर 4 हो ना हो, सावधानी बरतें। और दूसरा तरीका यह है कि दूसरा क्या करते हैं हम लोग, पेपर बनता है, एक्सपर्ट बनाते हैं, फिर उसके एक लेवल पर उसका मॉडरेशन करते हैं, फिर उससे थोड़ा सीनियर लेवल फिर उसको देखता है। अब एक लेवल और कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड मॉडरेशन पर जाएंगे तो जो 1-2 चैलेंज होते थे वो भी नहीं होंगे। अब ये हमारी कोशिश है। दूसरा, एक जनरल बच्चों की फीलिंग ये है कि साहब वो सिलेबस से बाहर, आउट ऑफ सिलेबस, जो एक जनरल बातें हैं उस तरह की नहीं होनी चाहिए। बच्चों को भी स्पेसिफिक चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि उससे टाइम बच्चों का भी बर्बाद होता है, मेरा टाइम बर्बाद होता है, प्लस फाइनेंशियल बर्डन भी कमीशन के ऊपर होता है। तो इसलिए क्वेश्चन तभी चैलेंज करें जब वो आपको लगता है कि चैलेंज होना चाहिए। इसके लिए हम लोग, बल्कि एक बार भी जो चर्चा हो रही थी कि इनमें कुछ एक फ़ीस रख लिया जाए, चाहे 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। हर क्वेश्चन जो भी चैलेंज करेंगे आप 100 रुपये जमा, हरियाणा में 200 रुपये लेते हैं वो लोग, जो क्वेश्चन चैलेंज करेंगे तो 200 रुपये लेंगे। उससे एक फ़ायदा ये होगा हमें, ठीक बात है बच्चों को दिक्कत होगी, गरीब बच्चे हैं, बेरोज़गार हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस ये नहीं होना चाहिए कि साहब मुझे चैलेंज करना ही है, चाहे वो उसको मेरिट पे हो या ना हो। तो उस प्रथा को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि जब 200 रुपये फीस कर दें, 100 कर दें, वो नहीं करेगा। वो तभी करेगा जब वो श्योर होगा। जैसे होता है नॉर्मल, जैसे अब मैच में ही देखिए ना आप, वो चैलेंज करता है कि नो बॉल है या नहीं है, तो उसको नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। उस तरह का होना चाहिए। वो हम अगले अपने एक्ट में भी इसका प्रावधान करके गवर्नमेंट के सामने रखेंगे ज़रूर कि इसमें कुछ नॉमिनल फ़ीस कर दें, इसलिए कि लड़का जब भी चैलेंज करे प्रूफ के साथ, जस्टिफिकेशन के साथ प्रूफ चैलेंज करे, तब वो हमें भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। अज्ञानतावश भी लिखने लगते हैं। जैसे वन दरोगा की परीक्षा पे लिख दिया गया कि साहब परीक्षा का सुबह सेंटर बदल दिया गया, लोग परीक्षा नहीं दे पाए, और बहुत इस प्रकार से टिप्पणी होने लगती। जो विषय के जानकार नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, वो भी बोलते हैं। इससे एक सामान्य तौर पर नेगेटिव माहौल बनता है। तो ऐसे युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? उसमें एक तो उत्तरकाशी से आया था कि देवप्रयाग में एकदम सेंटर चेंज कर दिया, बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए, वो गलत इन्फॉर्मेशन थी। ऐसे ही अमर उजाला में एक पेपर छपा बॉबी पवार के उससे कि बच्चे मोबाइल लेके गए। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी जो उस पर ख़राब कमेंट्स आने लाजमी है। मैंने इमीडिएटली रिएक्ट किया, मैंने बात की और मैंने प्रेस से भी बात की, इन लोगों से बात की। मैंने कहा मैं लीगली एक नोटिस भेजूँगा, अगर ये चीज़ें, अगर आपका अफवाह फैला कोई प्रॉब्लम होगी तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। आप ऐसी अफवाहें मत फैलाइए जो सही नहीं है। अफवाहें फैलाना अपने आप में एक अपराध। देखिए उस एक अफवाह से 1 लाख आदमी अगर उसको फेर के कमेंट्स कर देते और सोशल मीडिया में चलता तो हमारी तो पोजीशन कितनी ख़राब होती, हमारी छवि को कितना फ़र्क पड़ता। तो मैंने खैर वो उनने फिर खैर हटा दिया जो भी किया होगा, लेकिन उसमें कोई कॉन्क्रीट चीज़ें फिर वो कोई लाए नहीं।
मेरे पास अगले दिन बेरोजगार संघ वाले राम कंडोलकर भी आए थे। मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा आप कॉन्क्रीट बात करो और एविडेंस के साथ बात करो तो उसको ठीक किया जा सकता है, आगे बेहतर किया जा सकता है। लेकिन जनरल मैंने कहा कौन है मुकेश चौहान, मुझे बताइए आप, जिसने कहा कि साहब बच्चे मोबाइल लेके गए, मुझे बताएं, वो प्रूफ दें। वहाँ पर हमारा मजिस्ट्रेट है, वहाँ पुलिस वाला है, वहाँ सेंटर के एग्जामिनर है, हमारे सुपरवाइजर, किसी को तो बताते हैं वो कि साहब मोबाइल लेके कैसे जा रहा है। तो एक अननेसेसरली चीज़ों को ख़राब करने की दिशा में कुछ लोग कर सकते हैं ऐसा। मेरा सबसे अनुरोध है कि जहाँ ऐसी चीज़ें ना करें जिससे परेशानियाँ हों, बढ़ें और उन्माद फैले, लोगों में असुरक्षा की भावनाएं चलें कि नाब नकल भी हो रही है। ऐसा नहीं, गलत हो रहा है बिल्कुल आप ताल ठोक के बिल्कुल कहिए कि हाँ गलत हो रहा है, हम सुनने को तैयार हैं। उसी टाइम जिस टाइम हो रहा है उसी टाइम बताइए ना, उसी टाइम पहुँचेंगे हम। देखिए हम बंद दरोगा में हम कई सेंटर में गए, कहीं एक बात नहीं आई, कहीं कोई बात है आप कहिए, उसी टाइम बताइए, उसका सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन बाद में बैठ करके मैं एक स्टेटमेंट, मैं अभी ये भी देख रहा हूँ कि इसमें कितने बच्चों ने एग्ज़ाम, जिनके नाम हैं, मैं ज़रूर चेक करूँगा इन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया, जो कह रहा था मुकेश चौहान। अब उसकी डिटेल तो नहीं है लेकिन नाम है, तो मुकेश चौहान ढूंढेंगे कौन बच्चे हैं, किसने कहा। तो इसलिए ऐसा मत करिए जो जिसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है। एक जनरल अफवाहें फैलाने की कोशिश न करें, हमारे साथ चलिए, हमें कोऑपरेट करिए। हमारे इस व्यवस्थाओं को अच्छा और अच्छा करने में हम आपकी सहभागिता बहुत ज़रूरी है। अपनी मेहनत पर भरोसा करिए, हम पर विश्वास करिए, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ये हम आपको विश्वास दिला सकते हैं। तो आप थे यूकेएसएससी के चेयरमैन जीएस मारतोलिया जी, और इन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें की। पहला, जो जुलाई माह में होने वाली परीक्षा है इसके लिए एक बड़ी तैयारी की जा रही है आयोग द्वारा, और इसके सेंटर्स बढ़ेंगे भी, क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश में चूंकि यात्रा सीजन और कांवड़ आदि के कारण कुछ दिक्कतें होंगी। दूसरा, सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है, परंतु इस पर अफवाहों से बचें, और यदि कोई शिकायत कॉन्क्रीट है तो सीधे आयोग में शिकायत करिए, उसी समय शिकायत करिए, आयोग इसका संज्ञान लेगा और एक्शन लेगा। क्योंकि यूकेएसएससी में अब कार्य पद्धति बहुत तेजी से बदली है, वर्किंग कल्चर बहुत तेजी से चेंज हुआ है। यही वजह है कि 5 दिन के भीतर रिजल्ट जारी हो रहे हैं और 10 से 15 दिन के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।